तो ये जो एंगल हमारे पास है दिस वन इज द डायफ्रैक्शन एंगल, जहां पर आपका फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस इतना याद रखें कि ये एंगल डायफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। इसके और नाम भी हैं जिसका जिक्र अभी हम करेंगे। और ये कितने हैं बच्चे? दैट इज 115 डिग्री। और अगर किसी बुक में 115 की जगह 65 डिग्री लिखा हो तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये एंगल 115 है तो रिमेनिंग कितना होगा? वो 65 होगा। और जहां पर ये हमारे पास डिटेक्ट हुआ वो ऑर्डर आपके पास कौन सा है? दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन। तो यहां पर मैं m, जिसको ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन कहा जाता है, उसकी वैल्यू भी लिखूंगा, दैट इज 1। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट है। कुछ और वैल्यूज जो इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होती हैं वो है वोल्टेज, कि डेविसन और जर्मर ने कितना पोटेंशियल सोर्स यूज किया। तो पोटेंशियल जो यहां पर यूज हुआ दैट इज 54 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जैसे ये जो आपके पास बिल्कुल बॉटम पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर लेबल्ड एज एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमारे पास ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर पेराइटल सेल्स, ठीक है जी। ये आपके पास पेराइटल सेल्स होते हैं। आगे चलें तो ये जो सेल्स हैं ये बच्चों हमारे पास जाइमोजन सेल्स के तौर पर जाने जाते हैं। ना भाई, अब हम बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे कि HF का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, NH3 का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। A set of letters or symbols, इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। यानी कि जब हम टर्म लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कहीं पर ये टर्म यूज़ करें अल्फ़ाबेट, या इसको कहीं लिखा हुआ देखें, तो इसका मतलब होता है a set of letters or symbols, या तो letters होंगे या फिर symbols होंगे। A set of letters or symbols, इनके इस सेट को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। मैंने यहाँ पर S यूज़ नहीं किया हुआ, इसको ध्यान में रखना आपने। तो अभी हम बात करें सिर्फ एक लैंग्वेज की, और वो है ग्रीक। तो ए स्केयर क्या होगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू 1। बी स्केयर क्या होगा? विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। और सी स्केयर क्या होता है बच्चों? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो 5 यूनिट बन जाएगा। यहाँ से बेटा ए वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू +-1, बी वैल्यू होगी +-2, और सी वैल्यू होगी ±√5, राइट। An electron, proton, deuteron and alpha particle each having the same speed. Same speed की condition है electron, proton, neutron और alpha particle in a region of constant magnetic field perpendicular to the direction of velocity. Velocity magnetic field के perpendicular है, path circular होगा. The radius of the circular orbit of these particles are respectively. हमें उनके रेडियस के बारे में बता दिया, तो बताओ इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो करेक्ट है। किन दो की जो रेडियस की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना? कंडीशन जो है वो है सेम स्पीड वाली, तो इसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू V/BR। तो हमें रेडियस रिक्वायर्ड है, तो R इक्वल आएगा MV/EB के। MV/EB क्या क्या सेम है? स्पीड सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम, और कोई चीज सेम नहीं है। अब आ जाओ रेशियो की तरफ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और फिर अल्फा पार्टिकल। आपने इसको यूं लिखना, और फिर जिसके साथ इसका रिलेशन है वो मास और चार्ज की रेशियो के साथ है। तो यहां पर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन ओवर मास ऑफ ड्यूट्रॉन ओवर चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, और यहां पर आएगा मास ऑफ अल्फा ओवर
चार्ज ऑफ अल्फा। अब यहां पर आपने वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यूज को पुट करते हुए आपने ख्याल रखना है कि वैल्यूज करेक्ट हो ताकि आपका आंसर सही आए। अब वैल्यूज पुट करें। अल्फा का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में लिखेंगे अल्फा का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 7000 टाइम्स होता है और चार्ज अल्फा का डबल होता है, डबल आयनाइज है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है आपके पास 3500, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के डबल है और आपके पास अल्फा के हाफ है। तो अल्फा का मास अगर इलेक्ट्रॉन से 7000 का हाफ 3500, तो इसका मास 3500, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो 3500। आप यूं भी कह सकते हो 1836 का डबल। चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है तो ई। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 और चार्ज सेम, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो सबका मास और चार्ज आपने इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में लिखा। अब हमें देखना है कि किन का इक्वल है। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आपके पास इवन ये कैंसिल भी हो जाए आपके पास, तब भी ये रेशो इक्वल नहीं आएगी। एम भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। अगर आप न्यूट्रॉन और अल्फा को देखो तो ये एम कैंसिल हो गया, ये ई कैंसिल हो गया, 2 को कैंसिल करोगे 3500। तो सॉल्व करने से क्या आया, 1:1836 रेशो 3500 रेशो 3500। तो किन दो की वैल्यू सेम है, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी इसकी, चैनल कि रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा दोनों क्या हैं, वो सेम है। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।